तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सीआरए हमारा बेस चलेगा। जैसे हर कोचिंग का एक फैशन हो गया है, स्टूडेंट का भी फैशन हो गया है, वो जिनके 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकले उनसे बात की तो 2 साल तो सिलेबस को पढ़ने में लगा देते हैं। 3rd अटेम्प्ट इज द एवरेज अटेम्प्ट इन यूपीएससी। मैं उसकी मदद बोला, मैंने कहा ये बच्चा मेरे को दे देना, मेरा रिजल्ट है ये। हमने गाइड किया तो उसके बाद भी उसको 3 से 4 साल लग, जब 3 कथन के क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं तब सन्नाटा हो जाता है। तो गुरुकुल ऑफलाइन और जीरो टू हीरो ऑनलाइन, इस पे हम बात करते हैं। आपका जो शेड्यूल होगा वो पूरा का पूरा सीआरए और आरएफआर मेथड में चलने वाला है, क्योंकि आरएफआर मेथड में जितना भी मेरे बच्चों ने मुझे जो हमने 75 डेज चैलेंज किया था उसमें अभी तक सभी का जो है वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपना टाइम जो है हमने जो सीखा पिछले 6 महीने के रिसर्च में और जो हमें रिसर्च करने का टाइम मिला उस बेसिस पे जो हमने रिजल्ट को एनालिसिस किया, और ये सारे बच्चे जानते हैं जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया, जो नहीं हुआ वो नियर अबाउट हैं। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर में जो ये पेपर था इस बार का, वो 10 सालों का सबसे टफ पेपर था, 10 सालों का सबसे टफ पेपर था, और इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये बच्चे बिल्कुल नियर अबाउट पहुंच गए। लेकिन 4 महीने में 10,000 डाटा को खाना पचाना, दैट वाज नियरली, इन लोगों ने जो काम किया ना हरक्यूलियन टास्क था। और बाई हार्ट ये जानते हैं कि 4 महीने में जो इन्होंने किया शायद वो 1 साल में किसी स्टूडेंट के लिए करना मुश्किल था। ये 10,000 क्वेश्चन तक पहुंचे, उस डाटा तक पहुंचे, बहुत ही विविड डाटा। क्या कहते हो वर्षा, कीर्ति कैसा, प्रीति कैसा रहा तुम लोगों का सबका? कीर्ति कहाँ गई, छुट्टी पे आज? गुड, बुलाओ उसको। तो अभी क्या है कि हम पूरा का पूरा जो हमारा जीरो टू हीरो और गुरुकुल चलेगा वो सीआरए मेथड पे चलेगा। सीआरए यानी जो हमने सीखा, तो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे। तो सीआरए का मतलब होता है आप लोग एक बहुत मिसिंग काम कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग क्लास तो करते हैं, रिवीजन और आंसर दोनों मिसिंग है। प्रीलिम्स का जो पेपर है नियरली लगभग अगर हम देखें तो 1000 मार्क्स का जा रहा है टॉपर का, 1000, 1010, 1020, ऐसे ही लगभग पिछले 10 साल के टॉपर का इनपुट जा रहा है। सिर्फ 1% ऐसा था जो 1100 के ऊपर गया है, राइट। तो यहां अगर हम देखेंगे तो सीआरए हमारा बेस चलेगा। सीआरए मतलब क्लास नहीं छोड़नी है, आर मतलब रिवीजन, ए मतलब आंसर राइटिंग। सीआरए मेथड जो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में कर रहा हूं, जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, मुझे ऑनलाइन में बहुत ज्यादा उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। हम कम टाइम में सिलेबस पूरा कर पा रहे हैं। तो सिलेबस पूरा करना कभी भी, जैसे हर कोचिंग का एक फैशन हो गया है, स्टूडेंट का भी फैशन हो गया है, सर जो है वो एनी हाउ आप लोग कोर्स पूरा करा दीजिए। कोर्स पूरा कराने के बाद हम पूछ रहे हैं 10वें शेड्यूल में क्या लिखा है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? एसपी सर प्रीलिम्स के बाद जब बच्चे बहुत उदास हो गए, बोले ये सारी चीजें क्लास में हमने डिस्कस की थी और ये बच्चा उसको गलत करके कैसे आ गया। तो अगले 10 दिन तक मैंने लगभग मोर देन 80-90 स्टूडेंट से बात की जो हमारे 75 डेज चैलेंज में थे। और उसको मैंने जब उनसे फोन पे बात की, वीडियो कॉलिंग पे बात की, आपने देखो मैं बीच में काफी व्यस्त रहा, मैं उसको लिखता उनसे गलतियां क्या क्या हुई, वो जिनके 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकले उनसे बात की। तो वो जब वो गलतियों का एक मैंने पूरा सेगमेंट शुरू किया, तो उस दिन मैंने क्लास में, जब मैं टाइम शेड्यूल की क्लास बना रहा था, तो वहां पर हमने सीआरए के बारे में डिस्कस किया। यानी हम अगर क्लास करें, रिवीजन करें और आंसर राइटिंग करें तो हमारी वो चीज वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमने मेंस पे काम अपना शुरू किया। जब मेंस पे हमें काम आया तो फिर हमने देखा कि एनसीईआरटी जो पैटर्न निकल कर सामने आ रहा है, जो पिछले 2022 से अगर मेंस का पेपर देखोगे तो वो एनसीईआरटी बेस भी उसने कर दिया है। तो हमें ये लगा कि अभी 3-4 दिन पहले हमारे स्टूडेंट, ऑनलाइन के स्टूडेंट से हमारी जब बातचीत हुई तो बोले अगर हम इसको क्वेश्चन आंसर में कर लें। तो मैंने सुबह की क्लास में उनसे डिस्कस किया, वो सारे के सारे तैयार थे। अगर ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो जाए, यानी हम ज्यादा से ज्यादा पूरे साल भर केवल आंसर लिखे, पढ़े और लिखें, तो ये जो रिवीजन और आंसर राइटिंग का टाइम है वो हमारा काफी बच जाएगा। यानी अगर हम पूरी तरीके से, अगर मैं कहूं कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही सिलेबस चलाना चाहता हूं, ओरिएंटेड, यानी जिन बच्चों से मेरी बात हुई, जो हमने अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात किया, 2 साल उनको लग जाता है। अगर सही हूं तो मुझे बताइएगा सर के अंडर में भी ढेर सारे आईएएस हैं, मेरे अंडर में भी ढेर सारे आईएएस हैं, तो 2 साल तो सिलेबस को पढ़ने में लगा देते हैं। ठीक है, अगर वो पढ़ते हैं तो सिलेबस को इन्होंने पढ़ने में लगा दिया। इसके बाद 1 साल वो आंसर राइटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे लगाते हैं। यूपीएससी कह रहा है 3 अटेम्प्ट आपके निपट जाते हैं इसमें। यूपीएससी कह रहा है कि एवरेज, मैं आप लोगों को पेपर की कटिंग, जो यूपीएससी लास्ट ईयर की रिपोर्ट आई है, 3rd अटेम्प्ट इज द एवरेज अटेम्प्ट इन यूपीएससी। जो मैक्सिमम सेलेक्ट 3rd मतलब एवरेज है। एवरेज स्टूडेंट जो सब निकाल कर आ रहा है, किसी का 4था जा रहा है, 5वां जा रहा है, 6ठा जा रहा है, 7वां जा रहा है। इस बार की आईएएस टॉपर का 5वां अटेम्प्ट था। तो जो टोटल निकल कर आ रहा है कि एवरेज जो है वो 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है।
तो पहली बार अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उसको वो बिल्कुल दिमाग पे मत रखे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट, नहीं, इसको अच्छे से करना है। यूपीएससी खुद कह रहा है कि केवल 8% स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, 8% स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट होते हैं, बहुत प्रिविलेज स्टूडेंट हैं, जिनके माता पिता या तो सिविल सर्वेंट रहे हैं, उनके या तो बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर्स रहे हैं, वो 10वीं 8वीं से, जैसे मेरे पास अभी मैंने एक काउंसलिंग की, तुम आश्चर्य करोगे, 6ठी क्लास के बच्चे की, और वो इतना हाईली मतलब हिंदू पढ़ना, वो मेरी क्लास को 1.5-2 साल से देख रहा है, बोला मैं 4th क्लास में था तभी से मैंने आपकी क्लास देखनी शुरू की, और मुझे समझ में, वो बोला मुझे आपके साथ जोड़ना है, मैं उसको बोलूं क्या कि क्या जोड़ना है, उसकी मदर की आपका बहुत बड़ा फैन है, और ये ऐसी एक लड़की 7th क्लास की, दोनों काउंसलिंग कर रहे हैं कि सर यूपीएससी में जाना है। अब मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूं कि आप लोग 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप सोचते हैं कि आईएएस बनना है, और मैंने उससे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू किए कि भारत के बारे में क्या जानते हो, पॉलिटिक्स, यार उसने सारे जवाब सही दिए। तो मैं उसकी मदद बोला, मैंने कहा ये बच्चा मेरे को दे देना, मेरा रिजल्ट है ये। तो अभी अवेयरनेस लेवल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा। तो आपको ये सोचना है, हम जनरल की बात करते हैं, हम वो प्रिविलेज लोग गोल्डन स्पून की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी एजुकेशन सिस्टम से आए हो जहां आपको किसी ने यूपीएससी के बारे में ज्यादा कुछ गाइड नहीं किया, कैसे करना है। यूपीएससी तैयारी कर लो कहना आसान है, गाइड करने का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर है, 11th क्लास से ही वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, वो वहां से पढ़ी है जहां का आईएएस टॉपर पढ़ा है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सीएमएस जिसे कहते हैं, क्या हाईली प्रिविलेज है। जो लास्ट ईयर का टॉपर है वो भी सीएमएस का था, वो सीएमएस से पढ़ी है, तब 51th रैंक आई है उसकी। तो 11th क्लास में आपने कभी मैपिंग, 2 हिंदू न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते होंगे, आप जानते भी नहीं होंगे क्या होता होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, एडिटोरियल की कटिंग करके रखना, नोट्स बनाना, तब उसको भी 2 अटेम्प्ट लग गए। पहले अटेम्प्ट में उसके प्रीलिम्स में 71 मार्क्स से केवल, उसकी एक बुक है मैंने आपको बताया भी था, फ्रॉम 71 to 51, यानी पहली बार उसके प्रीलिम्स में केवल 71 मार्क्स थे और दूसरी बार 51वीं रैंक। तो उसके बावजूद भी वो 51th रैंक पे पहुंची। और जो मेरे बहनोई साहब हैं वो 1 साल पहले आईएएस बन गए थे। तो 1 साल जब वो पहले आईएएस बन गए तो उन्होंने 1 साल रिगोरसली गाइड किया उसको। एक आईएएस जो ऑलरेडी बहुत अच्छी रैंक पे है उसने गाइड किया, हमने गाइड किया, तो उसके बाद भी उसको 3 से 4 साल लग गए, अंदाजा लगाओ। तो आप अपने आप में कोई बहुत बड़े वो तोप नहीं है, आप इसको ध्यान से समझो कि इस प्रोसेस को पूरा करना है, एंजॉय करना है। अब हमने इस प्रोसेस में अपने टाइम को काफी घटा दिया है, प्रोसेस में टाइम को घटा दिया है। जब हम इस मेथड पे जा रहे हैं, जो पिछले हम 6, 7, 8 महीने से हम रिसर्च कर रहे थे, इस पर काफी हमने काम किया है, काफी हमने डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा किया, तो हमें लगा कि हम इन चीजों को लिंक कर दें। हम जो ये 2 साल खाली सिलेबस पूरा करने के नाम पे सो रहे हैं, चल रहे हैं, इसको हम डे टू डे बेसिस के एक संघर्ष में डाल दें। शुरुआत की मैंने जो सुबह मैंने टाइम मैनेजमेंट का बैच जब शुरू किया, तो ये जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके पीछे से मेरी कई महीनों की मेहनत है। हमने कई रिसर्च किए, हमने उसके ओरिएंटेशन देखे, हमने उनके आउटपुट देखे, तब जाकर हम यहां तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो सेगमेंट होगा, इसको ऐसे ध्यान से समझ लो, हमारा जो सेगमेंट होगा वो किस रूप में, और आपकी जिम्मेदारी का आप उसको उतनी सीरियसनेस से लें। 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी सिर्फ एक चीज कहता है, आपने कौन सी बुक से पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, आपके मार्क्स क्या रहे वो अतीत देखता ही नहीं है। वो ये देखता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कर लिया, गुड, मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, गुड, मेरे सामने आपने बैठ के बोल दिया, गुड, अंदर आओ, आईएएस बन जाओ। तो बार बार इस चीज को आपको समझना है कि ये एग्जाम है, क्या है ये, कंपटीशन। ये कंपटीशन है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति, ऐसे बोलो, प्रति, 2 के प्रति होता है, प्रति 2 है, प्रति जो है एक इसका इसके प्रति, यानी 2 लोगों में कंपैरिजन, समूह से व्यक्ति का कंपैरिजन, समाज से व्यक्ति का कंपैरिजन, इसको प्रति बोलते हैं। और प्रति में क्या होता है, हम भी द्वैत हैं, हमारा मन, विचार और हम, ये हम क्या है, द्वैत हैं, हम भी 2 हैं। आपका मन कहेगा चल सो जाएं, यार आराम करें, अभी घूम के आए, क्लास क्यों आए, तो क्या होगा, यहां पे प्रति का कॉन्सेप्ट आता है, खुद के प्रति और जिनके साथ आपको कंपटीशन करना है उसमें अपनी योग्यता को शो करना है, तो प्रतियोगिता हो गया ये। यानी आपको क्या करना है, एबिलिटी को शो करना है। एबिलिटी किसे कहते हैं, योग्यता क्या है, समझो इसको, योग्यता किसे कहते हैं, प्रतियोगिता वर्ड सुना है ना, प्रतियोगिता वर्ड सुना है ना, तो समझा कभी उसको, क्या है ये, योग्यता क्या होती है, हाउ यू अटेन योग्यता। एबिलिटी कहां से आती है, स्किल से। किसको योग्य कहा जाता है, जो स्किल होता है, जो स्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप में से किसी को कपड़ा सिलना नहीं आता होगा, एक महिला जो डेली कपड़ा सिल रही है वो आपसे ज्यादा योग्य है,
अब सवाल है कि ये स्किल कैसे जनरेट होती है? डूइंग, प्रैक्टिस, लगाओ। प्रैक्टिस अकेले काम नहीं करेगा। किसी को मार पीट के बिठा दिया, चल कपड़ा सिल, कान लगा, सिलना था शर्ट, सिल दिया पैजामा, दोनों हाथ के बाजू सिल दिए। अब आदमी समझ नहीं पा रहा है हाथ किधर डालें, गर्दन किधर डालें। तो सिलने को उसने बोला, सिलने को बोला था, ये थोड़ी ना बोला सारे छेद सिल दो। ठीक है, आपने सिल दिया यहां पे। तो योग्यता में क्या होता है, डूइंग में क्या होता है, आपका मन लगना चाहिए। मन आपका कहीं और लगा हुआ है, मन निर्वात में होगा नहीं, यहां नहीं लगेगा, कहीं और लग जाएगा। तो मन निर्वात में नहीं हो सकता। मन हमेशा एक आलंबन चाहता है। सर तो दर्शन के विद्वान है, सर खड़े ही हैं। मन हमेशा एक आलंबन चाहता है। मन कभी निर्वात में रह ही नहीं सकता। मन अगर यहां नहीं लग रहा तो मन कहीं और है, बस इतना समझ लो। मन को टिकने के लिए एक आधार चाहिए। जैसे ग्लास को रखने के लिए मेज चाहिए, पानी को ग्लास चाहिए, इसी तरह मन को भी एक विचार चाहिए होगा, उसमें जिसको आनंद आता है वो वहां रहता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी, उसको आनंद दे कहां रहे हो, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, कहां दे रहे हो उसको, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अगर तुम्हारा यहां मन लग गया तो डूइंग तुम्हारी इजी हो जाएगी। जब डूइंग इजी हो जाएगी तो स्किल जनरेट हो जाएगा। स्किल जनरेट होगा तो एबिलिटी मानी जाएगी। एबिलिटी जब मानी जाएगी तो आप प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। यानी दो स्तर पर तुम्हें लड़ाई लड़नी है, एक खुद के स्तर पर और एक समाज के स्तर पर। इसी को प्रतियोगिता बोलते हैं। यानी इट्स ऑल अबाउट, हार्ट बना लो इस पे, क्या है ये, स्किल। तो स्किल का मतलब होता है, स्किल कहां से आता है? अभी आपने कहा डूइंग या प्रैक्टिस या अभ्यास, डन है, अभ्यास से हो गया। अब अभ्यास यानी अभ्यास क्या करें? जैसे मान लीजिए आपको तलवार चलानी है और तलवार आपके पास नहीं है, आपने लकड़ी से अभ्यास किया, ठीक है, या आपने कोई डंडा उठा लिया उससे अभ्यास किया। अब आपको नहीं पता कि तलवार में धार होती, डंडे में धार तो होती नहीं है। आप बड़े मेहनती हैं, आप जो डंडे से अभ्यास करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सर डेली तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हूं। एक दिन असली तलवार से सामना हो गया, तो डंडा जब कहीं लगता है तो थोड़ी बहुत चोट लगती है, कटता नहीं है, लेकिन तलवार जब लगती है तो इसका मतलब अभ्यास जो है वो रियल होना चाहिए। यानी अगर तलवार का वजन ज्यादा होता है, तलवार को पकड़ने का तरीका, जहां जो पकड़ा जाता है वो हाथ काट देता है, तो जो तलवार पकड़ते हैं उनके हाथ बड़े मजबूत होते हैं, डंडे में इतना कोई दिक्कत है नहीं। तब आपने डंडे से खूब अभ्यास किया, बोला हमने सर बहुत अभ्यासी हम लोग हैं, डेली क्लास आ रहे हैं। लेकिन असली तलवार से जिस दिन सामना हो जाता है, जब 3 कथन के क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं, तब सन्नाटा हो जाता है, वो कहां कहां काटता है पता ही नहीं चलता है। तो इसका मतलब है अभ्यास कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब मेरी बात को मैं यहां पे समाप्त करता हूं, सर को मैं क्लास देता हूं कि ये जो सिस्टम हमने यहां इनोवेशन 0 टू हीरो में कर रहे हैं, गुरुकुल में कर रहे हैं, ये रियल अभ्यास है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है? जितने भी हमारे, हम चूंकि अभी गुरुकुल में क्या है, हम पहले स्तर में चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी पे है। 2021 से एनसीईआरटी का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ गया है। हम इसमें एक नया काम कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी को पढ़ाने के साथ साथ आई थिंक हम पहले व्यक्ति होंगे इंडिया में जो एनसीईआरटी को मेंस ओरिएंटेड कर रहा है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमने कर दिया, अब हम मेंस ओरिएंटेड कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, 150 से 200 वर्ड के आंसर हैं। स्ट्रक्चर, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, आपका शेड्यूल क्या होगा, इसको ध्यान से समझ लो। सर आप भी याद रखिएगा क्योंकि आप ही यहाँ के मेंटर हैं, गाइड हैं, ठीक है। जो डंडा वंडा बरसाना हमसे बोल दीजिएगा, हम पहुंचा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, तो प्री मेंस इंटरव्यू, तो मैंने आपको एक शेड्यूल बताया था। ज्यादातर गलती क्या हुई, जितने यहाँ स्टूडेंट सब खड़े हैं, ठीक है, हमसे भी गलती हुई, आपसे भी गलती हुई। हमने 75 डेज चैलेंज 75 दिन पहले लॉन्च किया। आखिरी में यही लगा, अरविंद मेरे पास आया, बोले सर उल्टी करने का मन कर रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, नहीं हो रहा है क्वेश्चन, बोर हो गया हूं, पागल हो गया हूं, यार बहुत कठिन होता है। हमें भी लगा कि समय कम पड़ा, हम इसको पहले करते 10,000 क्वेश्चन के लिए 75 की बजाय 150 दिन देते तो शायद हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती। इन बच्चों ने दबाव में दौड़े तो, लेकिन बहुत बोझ लेके दौड़े। 15-20 दिन तो अपना दिमाग ही शांत करने में लग गया, ये करें या वो करें, ऐसे करें या वैसे करें। तो एक चीज हमें समझ में आई कि गलती ज्यादातर लोगों से हुई कि प्रीलिम्स को लेकर सबसे बड़ा जो बवाल है वो ये कि जिस साल पेपर देना होगा उसकी जनवरी से शुरू करेंगे, नया वर्ष मनाने के पश्चात गुब्बारे उब्बारे फोड़ने के बाद शुरू करेंगे, और फरवरी आते आते दिमाग 2 पार्ट में बढ़ जाता है, सीसेट पहले करें या जीएस पहले करें। अब इसी चक्कर में मन भागता रहता है, मन भागता रहता है। ये नहीं करना है हमें। डे 1 से, जो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था, डे 1 से
2 घंटे प्रीलिम्स के लिए लगाना है और सिस्टम हमने बना दिया, बस वो सिस्टम आपको आंख मूंद के फॉलो करना है। जो डेली क्वेश्चन करने हैं वो करना ही करना है। 2 घंटे आपको किस में लगाना है? प्रीलिम्स में। जैसे हमने एकलव्य प्रीमियम शुरू किया तो 1 घंटे की हो गई क्लास आपकी क्वेश्चन लगाने और नोट्स पढ़ने की। ये किसी हालत में स्किप नहीं होगा, ये जनवरी में जाके काम नहीं होगा, ये आज से काम शुरू हो जाएगा। और प्रीलिम्स की गंभीरता ये समझो कि 90% फेलियर रेशियो, मैं पहले बता चुका हूं 90% फेलियर रेशियो। जाके आप मैथमेटिक्स अपना कैलकुलेटर खोलो, चेक कर लो, 13 लाख लोगों में से 12,000 गए अंदर, तो 13 लाख में 12 का डिवीजन करो, परसेंटेज क्या आ रही है? 13 लाख में 12,000 मेंस के लिए गए हैं, क्या परसेंटेज है ये? और जो 10% के आसपास सेलेक्ट हुए हैं, सर से पूछो सर कितने सेलेक्टेड स्टूडेंट दोबारा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए? सर के जितने जानने वाले थे, जो ऑलरेडी सर्विस में आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, दोबारा सेलेक्ट हो गए प्रीलिम्स में, यानी वो तुम्हारी सीट लेके गए कि नहीं लेके गए? एवरेज इसका आ रहा है 7%। 7%, 10 में से 7% सीट उनके पास है जो पहले, क्योंकि कोई आईपीएस वाईपीएस नहीं करना चाह रहा है, सब आज की डेट में वही वाली कुर्सी चाहिए उनको जो एसी वाला कमरे में हो। कौन जा रहा है? आईपीएस की ट्रेनिंग इतनी खराब हो जाती है, हड्डी वड्डी टूटना, मांस फटना तो मामूली बात हो गई वहां पे। दिव्यांशी जब गई तो बताया था ना कहानी, दिव्यांशी जब गई तो उसको जो है, जो एक हॉस्पिटल है उसके बगल में उसको रूम मिला, तो वो गई, बोले इट्स अ शियर वेस्टेज ऑफ मनी, इतना बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ था आईपीएस की ट्रेनिंग में, तो बोले ये शियर वेस्टेज ऑफ मनी, यहाँ देश में जो है किसी के पास इतनी बड़ी सुविधा नहीं, यहाँ पे इतने बेड लगा रखे हैं। 3 हफ्ते बाद वो खुद उस बेड पे लेटी थी, गिर पड़ी, 11 किलोमीटर की दौड़ थी, एड़ी में नीचे मांस फट गया, और वहां क्या जाके देख रही कि सारे बेड फुल है। तब उसका फोन आया कि अब समझ में आया कितने बेड क्यों बनाए थे, ये हमारे लिए थे। पहले दिन उसने कहा शियर वेस्टेज ऑफ मनी, देश में हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और बाद में पता चला कि एक हट रहा है दूसरा आ रहा है ग्राउंड से, कोई किसी के सर पे राइफल गिर गई, किसी का जो है राइफल ने झटका मार दिया, ये मांस यहां फट गया, किसी का जो है घोड़े से कोई गिर गया, कोई जो है बाउंड्री फांद रहा था उसमें गिर गया। डेली मतलब वो हॉस्पिटल एकदम चका, बोले सबसे ज्यादा भीड़ यहीं रहती है, तो हर कोई आईएएस जाना चाहता है। सर अब ये तुम्हारे पास दिक्कत है, सिलेक्शन के लिए केवल 3% है तुम्हारा फ्रेशर के लिए। अब जरा इसका अंदाजा लगाओ, 3% सीट है, तो इसको आज की डेट में प्रीलिम्स को आप 4 महीने की तैयारी में नहीं निकाल सकते, ये तैयारी एक साथ होगी। फिर आगे मैंने आपको बताया 3 घंटे मेंस के लिए आपको देना है, 2 घंटे आपको ऑप्शनल के लिए देना ही देना है, और ये सारे मेथड किस में चलेंगे? CRA, यानी अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे CRA कंप्लीट करने में लगेगा, 1 घंटे की क्लास, 1 घंटा रिवीजन और आंसर राइटिंग, हर हालत में ये यहां पर आपको चलेगा ही चलेगा। इसके बाद 1 घंटा आपका टोटल रिवीजन या आंसर राइटिंग अलग से आप सारा मिक्सअप करेंगे। और सीसैट वीकेंड पे मैंने आपको बताया था, मैं टॉपिक 1-2 दिन में दे दूंगा, उस पर एक टॉपिक फ्रेश होने के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा, जैसे नंबर सिस्टम उठा लिया, HCF LCF उठा लिया, कुछ भी ऐसे थोड़ा थोड़ा LCM SCF कर लिया, तो ये सब आपका यहां पे चलता रहेगा। ये चार्ट आपको फॉलो करना है ताकि सारी चीजें एक साथ पैरेलल चलती रहें। अब इसको फॉलो कराने के लिए बहुत सिस्टम अच्छा बना दिया है। 1 घंटे आप लोग यहां आएंगे गुरुकुल में 0 to 0, पहला काम आपका रहेगा, दिन की शुरुआत आपकी होगी RFR से, जो हमारा NCERT है, और जो लोग एकलव्य में हैं वो उनके लिए 2 घंटे है, 1 घंटे का टेस्ट और 1 घंटे की क्लास कर रहे हो आप लोग, सभी लोग जो एकलव्य में चल रहे हैं। 2 चैप्टर मैंने कवर करा दिए। पढ़ाने से कुछ फायदा हो रहा है? पढ़ाने से कौन कौन जुड़े हुए हैं एकलव्य प्रीमियम में? नहीं, इस क्लास से कोई नहीं है, तो वहां पर मैं जो नोट्स पढ़ा रहा हूं तो बच्चे यही कह रहे हैं कि 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक आप अलग से जोड़ दे रहे हैं। मैं SP सर, आशीष सर जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वो टॉपिक अपने आप ही इनरिच हो जाएगा। तो 1 घंटे RFR NCERT हो गया। इसके बाद आप यहां पर क्लास में आएंगे, और क्लास में हम लोग पूरी तरीके से NCERT मेंस में कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। ये आपके हाथ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो ये स्पेस है इसमें आपको ऐड ऑन करते जाना है। सर ऑब्वियसली इसमें ऐड ऑन करेंगे, इसमें ऐड ऑन करके आप एक इसके साथ कॉपी बनाएंगे। यहां पे जो आपकी कॉपी में कैसा होना चाहिए, एक कॉपी अलग करो, इसमें कोड होगा कॉपी, यानी नोट्स प्लस कॉपी आप एक साथ जोड़ेंगे। कैसे? आपने चैप्टर लिखा, आज हमारा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 6। हम अगर तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 में सर ने, SP सर ने कुछ ऐड ऑन कराया है, प्लस का साइन मार के उसको ऐड ऑन कर देंगे, यानी ये नोट्स और कॉपी एक साथ चलेगी। ऐड ऑन हम कराएंगे। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद CRA कैसे करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के मैं आपको अभी एक सीरीज बना के दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन, इसमें से आंसर कुछ नहीं होंगे। यही क्वेश्चन मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दूंगा, सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके या PDF में कन्वर्ट करके
आपको खुद से एक कॉपी में ये क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास और पुरातत्व अतीत को कैसे पुनर्निर्मित करते हैं, यह प्रक्रिया क्यों चुनौतीपूर्ण परंतु लाभकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की राइटिंग कैसे की जाती है। हाउ डू हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट एंड व्हाई इट इज चैलेंजिंग येट रिवॉर्डिंग एंडेवियर। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसीलिए कल भी जब एकलव्य प्रीमियम की क्लास में कल मैंने वर्ड यूज किया था प्री हिस्टोरिक, हम क्यों यूज करते हैं, अगर कल आपने क्लास देखी होगी तो वहां पर यही चीज है कि अब आपका क्या है, क्लास में आप पूरे फोकस से पढ़ेंगे। टीचर यहां पढ़ा रहे हैं, हम ज्यादा जल्दी जो है, एक तो हमारा कोर्स जल्दी कवर होगा, दूसरा क्या होगा, इन्हीं क्वेश्चन की एक आपको वर्कबुक मिलेगी। आप समझिए कि अब वर्कबुक की दुनिया में आप जबरदस्त तरीके से गिरने जा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, दोनों के लिए। ठीक है, ऑनलाइन हो गया चाहे ऑफलाइन। यहां पढ़ा, अब सीआरए क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, आपको ज्यादा झकझक करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन और आंसर और ये औचक निरीक्षण, यानी कि हम तत्काल किसी की भी कॉपी, एक कॉपी अलग होनी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए वर्कबुक कॉपी। तो दो तरह के वर्कबुक मिलेंगे, एक जो हम लिखने के लिए वर्कबुक देते हैं वो, और एक क्लास होमवर्क। इसका फ्लो चार्ट शाम को आपको मिल जाएगा या इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्वेश्चन खुद से दोबारा लिखने, जैसे मन करे, और खुद उठाना, इसको देख के नहीं लिखना है, ये अंदर रखा होगा, उठाया, लिखना शुरू कर दिया। नहीं लिख पा रहे हैं, या तो अगले दिन टीचर से आके डिस्कस करेंगे, सर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे दोबारा समझा दें। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब याद करके ही सोएंगे। यानी अगर 1 घंटे सर पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटे का सीआरए होगा ही होगा। ठीक, तो कैसे क्लास चलेगी शेड्यूल बता देता हूं। 1 आवर आपको यहां पर आरएफआर का टेस्ट देना है 1 घंटे, तो 20 क्वेश्चन प्लस कंटेंट, उसका कंटेंट अलग होगा, इसका कंटेंट अलग है। तो वो प्रीलिम्स के बेस पे हो गया। ये आपका प्रीलिम्स की रोज की तैयारी हो गई, डन हो गया, यहीं बैठेंगे। और जिस क्लास से होने जा रहा है, जैसे अभी क्या करेंगे, 6 क्लास का आप टेस्ट देंगे। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो दिमाग में रहेगा, आप टीचर से बात तो करेंगे कि सर आज हमने ये क्वेश्चन किया था, प्लीज का आंसर दीजिए मुझे। तो वो टेस्ट प्लस यहां पर 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलेगी हिस्ट्री की अभी। इसके बाद इंडियन सोसाइटी, मैंने कहा था 1 आवर इंडियन सोसाइटी चलेगी। ठीक है, और ये भी पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सोसाइटी मैंने बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलेगा। तो इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री और एक टेस्ट, प्लस इसी का 3 घंटा आपका होमवर्क हो गया, करिए। इसके बाद आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर, ये अलग हो गया, एड ऑन हो गया। बट ये क्लास में आप इतना टाइम देंगे 2027 वालों के लिए। 2028 वालों के लिए क्या, 2026 वालों के लिए क्या, इंडियन सोसाइटी से उनकी क्लास शुरू होगी। उनका शुरू होगा इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स, यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ये जहां जहां से पहले मार्क्स उठ रहे हैं पहले हम उसको कवर करेंगे। तो आज एसपी सर इंटरनल सिक्योरिटी में पीवाईक्यू सारा डिस्कस कराएंगे, कहां कहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में 4 डायमेंशन के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें पीवाईक्यू पता है और जो टीचर ने नोट्स दे दिए वो कर लिया, उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है उसमें। इसीलिए हमने सबसे पहले वो चुना जहां से अगर वो 4 के 4 क्वेश्चन आप बड़े आराम से नंबर उठा सकते हैं। जीएस पेपर 3 में सबसे अच्छे नंबर इंटरनल सिक्योरिटी से उठते हैं, और वो 4 ही डायमेंशन, वहीं से क्वेश्चन हर साल रगड़ रगड़ के वही क्वेश्चन पूछा जाना है, ना इधर ना उधर। इधर इंडियन सोसाइटी एसए के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने कर लिया। एथिक्स में आपको पता है कि यही एक ऐसा पेपर है जो 130 के ऊपर तुम्हें लेके जा सकता है, और ये हमने काम कर लिया अपना काम। फिर ऑप्शनल की बीच में क्लास होगी, शाम को 2026 वालों की, मॉर्निंग में 2027 वालों की क्लास होगी। दोनों को मैंडेटरी टेस्ट देना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं सर को क्लास सौंप रहा हूं। थैंक यू सर। लिखिए सर, थैंक यू। तो सर शुरू करने जा रहे हैं, जुड़िए फिर मैं सोसाइटी में। चलिए, नए स्थान पे हम लोग एक बार फिर से अपने गुरुकुल को रिवाइव करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जो गलतियां अतीत में आपने दोहराई है उसे आगे नहीं दोहराएंगे, और
हम लोग शुरुआत भी हिस्ट्री से कर रहे हैं, और हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है कि जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो जल्दी सफल होता है। सफल होने के लिए जो गलतियां हुई हैं इतिहास में उसे दोहराना नहीं है, और उसके लिए कैसे हमें साक्ष्य का प्रयोग करना है। इसीलिए टेक्स्ट के रूप में पहले आपसे परिचय किससे कराया जा रहा है? हाउ डू हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट एंड व्हाई इट इज़ द चैलेंजिंग एट रिवार्डिंग एंड्योर। इसका मतलब है कि साक्ष्य ही निर्माण करते हैं हमारे भविष्य का। आज कानून की परिभाषा देखो, कोई भी चीज़ सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए क्या देना पड़ता है? प्रमाण। तो प्रमाण दो तरह के होते हैं, या तो टेक्स्ट के रूप में होते हैं या वॉइस के रूप में होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो सीखने का स्रोत क्या है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है किस चीज़ के लिए? डाटा के लिए। जिस चीज़ का इतिहास नहीं है उसका समाधान नहीं है। देयर इज़ नो हिस्ट्री नो रेमेडी। इतिहास नहीं तो समाधान नहीं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं आई एम सो एंड सो, माई फादर एंड मदर इज सो एंड सो। आप अपना इतिहास बताते हैं। आप अपने माँ बाप के बारे में जब बताते हैं तो आपके नाम से वो जुड़ जाते हैं, और उनके जुड़ने का पीछे का रीज़न क्या है? केवल आप हिस्ट्री बता रहे हैं। फिर पूछा जाता है ये काम आपने कब से स्टार्ट किया? यू स्टार्टेड दिस वर्क सिंस व्हेन। तो क्यों? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डेट? कैसे प्रमाणित होगा? व्हाट इज़ द रिसोर्सेस? कैसे ये प्रमाणित होगा कि हमारी कही गई बात सही भी है या गलत है? उसके सही होने का आधार क्या है? यही हिस्टोरियंस तय करता है। और मैंने बताया है, कोरोना का इतिहास नहीं था तो वैक्सीन भी नहीं था। साइंस भी डिपेंड कहाँ करता है? डाटा पर। और डाटा कौन प्रोवाइड करता है? हिस्ट्री। हमने गलती की, हमने नहीं की। आपने देखा है कि वर्तमान आई स्टाफर शक्ति दुबे को 5 अटेम्प्ट लग गए। प्रथम 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला। गलती क्या है? एनालिसिस। जब हम एग्जाम में डायरेक्ट उतरेंगे, बगैर एनालिसिस के उतरेंगे, तो फेल्योर का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने डाटा बैंक पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। और सर ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आते समय यही पूरा पढ़ते रहा मेट्रो में, और मैंने देखा कि अगर इसमें केवल हम एग्जाम्पल्स ऐड कर दें तो इट इज़ द परफेक्ट नोट्स। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। सारा काम तो सर ने ले लिया है, पूरी पीड़ा अपनी आप लोगों की हर ली है, और जिस सीक्वेंस में आपको देना चाहिए उस सीक्वेंस में दे दिया है, एकदम इजीएस्ट टर्म में। लेकिन आप लोग जनजी ग्रुप के हो। आप लोगों के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता था, उसने मशीन ला करके दे दिया, कहा बेटा बटन दबाओगे सब मिल जाएगा। बेटे ने कहा पापा बटन दबाएगा कौन? कहीं आप लोग ये कहते नज़र ना आओ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सक्यूज शेष रह गया है। सब कुछ हो गया है। आप ये नहीं कर पाते थे, ये कर दिया गया है। आप एग्जाम्पल्स नहीं फिल कर पाते हो, उस एग्जाम्पल्स को फिल करने के लिए आपकी क्लास अलॉट कर दी गई है। उस क्लास के अलॉट करने के बाद आपके प्रैक्टिस का एक सेशन रख दिया गया है, जिसको आपको रिवीजन और आंसर राइटिंग के स्वरूप में दे दिया गया है। तो सब कुछ कर दिया गया है। ये करने के बाद अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहा है तो या तो आप छत से जंप करेंगे या तो मैं करा दूंगा। तो तय आपको करना है कि कितने जल्दी आप अपने बेसिक्स पे पकड़ बनाते हैं। रिसोर्सेज आ गए तो आपके टिप्स पे आ जाए कि हैंड रिटन है या ये जो है सॉफ्ट रिटन है। सॉफ्ट रिटन में क्या क्या आता है, हैंड रिटन का कहाँ कहाँ निर्माण होता है। इसी रिटन और एविडेंस के आधार पर हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक कहते हैं। ये किसके आधार पर है? इट इज़ द बेसिस ऑन द एविडेंसेस। जी सर, वही तो सुपर जिन। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, एक्चुअल में जीनियस के पास हमेशा एक्स्ट्रा समय रहता है। वही कहते हैं ना कि डिफरेंट पीपुल आर नॉट दे हु डू एवरीथिंग डिफरेंट, डिफरेंट पीपुल डू डिफरेंटली। वो उसी को अलग ढंग से करते हैं जिसे लोग करने में घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपको सारी चीज़ों को एकदम वेल सेटल्ड वे में दे दिया गया है। जैसे मनुस्क्रिप्ट क्या है? हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट ऑन द पाम लीव्स एंड ब्रिक बार, जिसे हम लोग बुर्ज कहते हैं।
जिसे भोजपत्र कहते हैं। तो भोजपत्र, ताड़पत्र, ताड़पत्र पाम लीव्स, इस पे हैंड रिटन जो भी लिखा जाता था ये जल्दी नष्ट नहीं होता। कितने बजे सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी जो है 12 बजे आप लोगों की इंडियन सोसाइटी की क्लास है। अच्छा, इंडियन सोसाइटी के बारे में एक बड़ा भ्रम है कि ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। तो पहले तो मैं आपका भ्रम तोड़ दूं कि जो भी आपके जीएस पेपर फर्स्ट में है वो सब प्रीलिम्स में आता है। तो पहले तो अपना दिमाग ठीक कर लीजिए कि सोसाइटी से प्रीलिम्स में नहीं आता। आता है भैया, किसने कह दिया सोसाइटी से नहीं आता? अब सोसाइटी में जैसे है चाइल्ड बर्थ रेट, इन्फेंट बर्थ रेट, एमएमआर, ये सब आता है कि नहीं आता है? कहाँ पढ़ते हो? तो कहाँ प्रीलिम्स में नहीं आता है? कहीं पे अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो टेररिज्म एक इशू है ना सोसाइटी का, तो फर्स्ट पेपर में डाटा कौन जारी करता है? हाँ, एनसीआरबी करता है। तो एनसीआरबी के डाटा नहीं पूछे जाते, प्रीलिम्स प्रीलिम्स में नहीं आता। ये काम इतना आसान हो गया है, मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान हो गया। नहीं, लोग कहते थे यार स्पेशल नोट्स नहीं देते लोग। भर दिया नोट से एकदम बोरे बोरा। अब कोई अगर ये कहा कि एसपी सर नोट्स नहीं देते, कसम से बता रहा हूँ ढूंढ के मारूंगा। ठीक है, पहले नोट्स फिर पढ़ाई। अब करना क्या है, हमको सिर्फ एक काम करना है, एग्जाम्पल ऐड करना है बस। अच्छा टीचर वो होता है जो आपको टूल्स दे दे, और मैं अब टूल्स देने लगा हूँ। उसमें सबसे बड़ा अगर मेरा कोई सहयोगी बना है तो उजांग सर, तो दिल से उनको बहुत धन्यवाद। और इस बार ऐसा करना है कि तुम सभी प्री क्वालिफाई करना, जिसे 26 देना है। किसी का प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए। क्यों? सारा फंडे पे है, और कुछ ट्रिक बेस पे भी जाएंगे। ट्रेंड बेस, उसे ट्रिक बेस नहीं ट्रेंड बेस कहते हैं। और क्वेश्चन 100% सही होंगे। मोस्टली बच्चे, मेरे 5 परिचित बच्चे जो मुझे जानते हैं वो मेंस लिख रहे हैं, उसमें से ऑलरेडी 5 के 5 सेलेक्टेड हैं। एक इस गुरुकुल की लड़की भी सफल हुई है, उसे भी मेरे ट्रेंड पर काम किया है और उसे सफलता मिली। अनामिका नाम है उसका। रेशमा भी सफल हुई। दोनों को मैंने जो है ट्रेंड पर काम कराया है। तो याद रखिएगा, आपके बीच से बच्चे सफल हुए हैं। अगर आपको लगता है ना कि सफलता नहीं मिल रही है तो एकदम भ्रम में चले जाओ आप। आपके बीच से लोग सफल रहे हैं जो कि उस पे काम किए हैं। किस पे? ट्रिक पर काम किए हैं। जिन्होंने ट्रिक पे काम किया उन्हें सफलता मिली है, और जिन्होंने काम नहीं किया वो फेल होंगे 100%। इसलिए अपने अंदर पहले विश्वास भरो कि तुम्हारे बीच से बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, और जो मेरे सेलेक्टेड बच्चे हैं वो सब क्वालिफाइड हैं। जैसे सात्विक है, जैसे विवेक है, ऐसे ही 4 लड़के और हैं, नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि सफलता आपके बीच से बच्चे ला रहे हैं, गुरुकुल से भी हो रहे हैं, लेकिन वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। क्यों? फीडबैक आपकी तरफ से गलत जाता है। आप देखिए, जब आप डेयरिंग पे जाओगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। मैं लगातार सर को भी ये बात कन्विंस करूंगा कि अब यूपीएससी केवल आते हुए क्वेश्चन के हल करने का आधार नहीं रह गया है। अब अधूरी जानकारी से सही इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका यूपीएससी हो गया है। और इसको मैं डाटा सर को प्रोवाइड करूंगा कि कैसे हमें ज़्यादा करने पर सफलता मिलेगी। क्योंकि बगैर प्रमाण के न तो कोई कन्विंस होता है, ना मैं करना चाहता हूँ। तो पूरी प्रामाणिकता के साथ, विवेक ने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 35 क्वेश्चन उसके गलत हुए, प्रीलिम्स क्वालिफाइड। कम करने पर हम फेल होंगे गारंटीड। 38 रैंक्स जो इस बार आईएएस में लेके आया, उसका 2 बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ, क्योंकि उसने अधिकतम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपके क्लास में ही बच्चे बैठे हैं हमारे जिन्होंने 70 किए, और ये सोच करके कि हमने अपना तो मैक्सिमम कर लिया, हमारा सब सही है। जब आप एग्जामिनेशन में एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका सारा अटेम्प्ट सही लगता है, आपको पता ही नहीं होता कि आप गलती कर रहे हैं। अगर पता रहे तो आप अटेम्प्ट ही ना करें। 70 तक जाने का मतलब आप अधिकतम गलती कर चुके हैं। अब वहाँ से रिस्क लेने की आवश्यकता है।
जब आप रिस्क लोगे, और कैलकुलेटिव रिस्क याद रखना, कैलकुलेटिव रिस्क। मैं पूरी लाइन खड़ी करूंगा उन बच्चों की जो मेरी बात पर विश्वास करेंगे, अभ्यास करेंगे, 100% वो सफल होंगे। फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं। जब तक हम कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेंगे हम सफल नहीं होंगे। तो ये एक तरीका है प्रीलिम्स और मेंस को जोड़ने का, एक ब्रिज बनाया गया है। और उस ब्रिज में हिस्ट्री को हमें पढ़ना कैसे है। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, टोटल क्वेश्चन कितने करना चाहिए, मैक्सिमम करो। 38 रैंक, 100 क्वेश्चन किया, क्यों छोड़ रहे हो भाई। कोठारी कमेटी ने सिर्फ इसीलिए रिकमेंडेशन की थी कि कीप रास्कल सबे, बेवकूफ़ों को बाहर करना है। जब हम 90 कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, तो 100 करने से फेल हो जाएंगे क्या। फेल होना है तो 60 में हो जाओगे, 70 में हो जाओगे, 80 में हो जाओगे, और पास होना होगा तो 100 करोगे तब भी सफल होगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। राजस्थान पीसीएस में मैंने 100 में 100 कर दिए थे, मुझे पता ही नहीं था नेगेटिव मार्किंग है। मैं बाहर निकला सीना चौड़ा करके सब सब कहे कितना किए हो, हम कहे सब मार के दिए, क्या दिक्कत। तो हमारा एक मित्र है, असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रवीण श्रोत्री नाम है, हमीरपुर में है इस समय। उसने 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब पगला गए हो का, उनके काहे तुम्हें आ नहीं रहा था क्या कहा तुम्हें सब आ रहा था, हम आ तो नहीं रहा था, लेकिन जब करना था तो पूरा करके मरेंगे, कम करने से क्या मतलब। कहा ये नहीं देखे कि निगेटिव मार्किंग में, क्या बकवास करते हो, कब से निगेटिव मार्किंग हो गई। आप पढ़ो पेपर पहले ऊपर। हम ऊपर पढ़ते नहीं थे, हमें क्वेश्चन से मतलब रहता था। ऊपर जब पढ़े तो पूरा हमारा सारा बार बार खड़ा हो गया कि अब की बार तो नहीं होगा कंफर्म। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं था, तुक्का कह लो। डर नहीं था, फियर नहीं होगा तो रिजल्ट होगा। जैसे अनामिका को फियर नहीं था क्योंकि सीरियसली उसने इस बार दिया नहीं था। हमने कहा था केवल प्रयोग करना, सफलता मिल गई तो समझना प्रयोग सही है, और अगर असफल रहती हो तो समझना असफल हो। वो आप मेरी ही मेंटोरशिप में यहाँ कम से कम पड़ी है 6 महीने। तो याद रखिएगा, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे सफल नहीं होगे। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का, डेयरिंग का, साहस का। और साहस आएगा कैसे, ऐसे अभ्यास से आएगा। जब आप रियल वे पे जा करके अपने क्वेश्चंस को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। तो आपको साक्ष्य की जरूरत क्यों, हैंड रिटन होता क्या है, कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब इसमें आपका काम शुरू होगा। हर जगह आपका पापा ना होएगो, कहीं कहीं अपने दांव खुद लगाने पड़ेगो। और ये दांव कहाँ लगाने पड़ेगो, यहीं जहाँ हम छोड़ेगो। तो हम कहाँ छोड़ेगो, यहीं साक्ष्य पे छोड़ेगो। तो मनुस्क्रिप्ट हैंड रिटन साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, दैट इज द साइट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। वो स्थल जहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। तो तुम्हें सर्च क्या करना है, फ्रॉम वेयर मनुस्क्रिप्ट इज डिस्कवर्ड। तो सर्किल करोगे इसे, कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जहां तुम सर्च करोगे लिखोगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड, उसका मेंस में काम नहीं है, 1-2 स्थल का काम है। लेकिन ऐसा आपने 10 स्थल अगर नोट कर लिया तो आपका काम पूरा हो गया, आपने आधी लड़ाई जीत ली। फिर लैंग्वेजेज यूज्ड, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। आईएएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य काल के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, इन विच लैंग्वेज दे वर रिटन। तो यहाँ 3 भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तो किसका ज्यादातर यूज किया गया, प्राकृत। देख रहे हो ना, काम हो गया है। लेकिन तुम्हें अब वो टाइम पीरियड छांटना है, कैसे, विच इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। मिल गया ना आंसर। अब तुम्हें इस पे एक्सपेरिमेंट करते जाना है। तुम्हें पूरा रॉ मटेरियल मिल गया है, इस रॉ मटेरियल पे क्या करना है, हैमरिंग करनी है। जैसे जैसे हैमरिंग करते जाओगे तुम्हें रिजल्ट मिलता चला जाएगा। इस पे बेस है। तुम्हें जो रिसर्च करने का समय नहीं मिलेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप पढ़ते रहते हो 8 घंटा पढ़ोगे तो सफल होगे, इम्पॉसिबल। गधा हो सकते हो तुम, घोड़ा नहीं हो सकते। ठीक है, खड़े रह भर जाने से क्या होगा भाई, कहीं पहुंच जाओगे क्या। जैसे दिन भर भोजन करें तो पचेगा नहीं, तो ऐसे दिन भर फीड कर रहे हो तो कुछ मिलेगा।
कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द स्टडी टाइम पीरियड। कंसोलिडेशन क्या है? जो पढ़ा वो उठा कि नहीं, वो समझ में आया कि नहीं, अगर उसका कनेक्शन समझदारी से हो गया, 1 साल में सिलेक्शन गारंटीड। मोस्टली बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट आजमाने के लिए दे देते हैं, ला दे देते हैं। क्या नहीं तैयार है? ऑप्शनल नहीं तैयार है। क्या नहीं तैयार है? एस्से पे राइटिंग नहीं की। 3 महीने देता है और 3 महीने ऐसे निकल जाते हैं जैसे लगता है कि अभी मेरा जन्म हुआ है। मेंस का टाइम पीरियड अगर पहले से आप तैयार नहीं हैं, बिलीव मी, नहीं होगा आपका। जैसे मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अनामिका का मेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड है वो, पहले से मेंस तैयार नहीं है, तो वो प्रीलिम्स वेस्ट चला जाएगा पहले से ही। हालांकि ये पहले से एजम्पशंस करना गुरु के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि झूठी दिलासा देना भी क्या है? मूर्खता है। जिसका पहले से ही ऑलरेडी तैयार ना होगा मेंस, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके भी अंत में निराश होगा। और ये परीक्षा की ब्यूटी ये है कि अगर आप पहले से तैयार नहीं हो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी तुम्हें फेल होना है। तुम्हारा नाम तो एक बार आ जाएगा, तुम कुछ देर के लिए अपना सीना चौड़ा कर सकते हो कि देखा, कर लिया। तो नौकरी मिल गई? नहीं। मिल जाएगी? नेवर, कभी नहीं मिलेगी। 6 महीने बाद वो फिर आपकी कतार में खड़ी होगी और आपसे कंपटीशन कर रही होगी, और फिर वो बीसीएस साइकिल में फंस जाएगी, उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए उसे आपको पीछे छोड़ना, आपको उस चक्र में नहीं फंसना है। जो प्रीलिम्स में फेल हो गया वो भगवान को धन्यवाद दे, अगर उसका मेंस नहीं तैयार है तो। अगर उसका 90% मेंस तैयार है तब वो भगवान को कोसे कि क्यों नहीं प्रीलिम्स निकलवाए मेरा। तुम्हारा अगर ऑप्शनल, तुम्हारा जीएस, तुम्हारा यस से तो मान लो 40-50 भी लिख करके अभ्यास कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कम से कम 100 यस से लिख लो, कम से कम 1500-1600 आप जीएस के मेंस आंसर राइटिंग कर लो। और ये तो पूरा मेंस आंसर राइटिंग के ही पूरे पैटर्न पर बनाया ही गया है। इतना अगर हेडिंग डाल के आप केवल एग्जाम्पल डाल दिए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, घर बैठो आराम से रिजल्ट का इंतजार करो, हो जाएगा काम। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? साल भर परिश्रम करना होगा। तो आप सब तैयार हैं? पक्का? चलिए, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, टूल्स, पॉटरी, क्वाइंस, स्ट्रक्चर्स। अब किसको किसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज कहा जाता है? मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज के लिए आपको बताया है शुरू में ना। आजकल आप लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? बड़ा सीरियस क्लास नहीं ले रहा हूँ सही चल रहा है। इसका मतलब है कि आपके बीच में सबसे ज़्यादा आपकी उम्र में क्या कॉमन है? आशुतोष, आपकी उम्र में क्या हो जाता है? हाँ, प्यार। प्यार गधा किसी से हुआ? क्यों? एग्जैक्टली ये मूर्खता कभी मत करना कि पढ़ाई करते समय प्रेम करने लगो। मेच्योर पीपल नेवर फाइट एट डबल फ्रंट। बुद्धिमान लोग एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ाई नहीं करते हैं। और यही उम्र है हार्मोन सिक्रीशन की, और यही उम्र है कैरियर सिक्रीशन की या तो कैरियर बनाओगे या तो प्रेम करोगे। तो प्रेम का आधार क्या है? यही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। हमें तो पता ही नहीं था प्रेम कोई चीज़ है। तुम ही लोग जहाँ बैठते हो पत्थरों पे दिल बना करके क्या कर देते हो। अभी देखो सर ने क्या बनाया, दिल। किस चीज़ के लिए बनाया था? स्किल के लिए। तो तुम्हारा प्रेम स्किल हो गया है। अभी तुम सारी स्किल कहाँ दिखा रहे हो? हमारी 10 गर्लफ्रेंड, ये कोई स्किल है? बाद में तुम्हारी एक भी नहीं रहेंगी, तुम 10 के मामा बनोगे। तुम्हारी स्किल जो है किसमें परिवर्तित होगी? तुम्हारी स्किल परिवर्तित होगी तब जब तुम अपनी प्रियोरिटी तय कर पाओगे। पॉलिसी डिपेंड अपॉन प्रियोरिटी। तो एक सूत्र लिख लो, P=P, पॉलिसी डिपेंड अपॉन प्रियोरिटी। प्रियोरिटी ये तुम्हें आईएएस बना देगी, याद रख लेना। ये इतना बड़ा फार्मूला है, अगर इसे आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया कभी फेल नहीं होगे। जीवन के किसी इम्तहान में, आईएएस तो बहुत छोटा एग्जाम है, किसी एग्जाम में फेल नहीं होगे। हमारे सामने 2 विकल्प होता है,
कैरियर चुने कि प्रेम करें? ज़्यादातर हम प्रेम कर लेते हैं, है ना? ओ आओ, यहीं पार्क में है, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन, तुम्हारे बाल सुंदर हैं, आंखें सुंदर हैं, इससे तुम्हारा नैनीताल का झील तैयार हो रहा है गधा। कि भीमताल में तुम जो है नेविगेशन कर रहे हो। ऐसी तारीफ करने का क्या फायदा जिसका तुम्हारे चैप्टर से, कैरियर से कुछ लेना देना ही नहीं। इसका मतलब प्रियोरिटी गलत है, और प्रियोरिटी गलत है तो पॉलिसी गलत हो जाएगी। हमें हमेशा अपनी प्रियोरिटी को तय करना है कि पहले नंबर पर क्या होगा, और एक सफलता आपकी 7 पीढ़ियों के दर्द को खत्म कर देगी। 7 जनरेशंस डोंट नीड टू वर्क। 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता। कोई तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में भी आईएएस होगा ना, तुम रेफरेंस देते होगे। हमारे दादा परदादा जो है ना, वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, तो हम रेफरेंसेस देते हैं, और आज ये चुनौती प्राप्त करने का अवसर तुम्हें मिला हुआ है। ठीक है ना? तो पॉलिसी हमेशा तय करती है कि आपको कहाँ जाना है। फिर है टेक्निक्स ऑफ स्टडी, एक्सकवेशन, खुदाई करना। हम लोग खुदाई करते हैं तो कहाँ कहाँ खुदाई हुई है, पहली खुदाई कहाँ हुई है, हमेशा एनसीईआरटी कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, इसने टेक्निक्स बताया है। डिसाइफरमेंट, डिकोडिंग, आप लोग अपना नोट्स कैसे बनाते हो, कोडिंग में कि ऐसे ही धुआंधार? अच्छा, चलो बताओ, अशोक के सारे शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन सा कोड है तैयार? खत्म। कौन सी कोडिंग में स्टडी किया है, कौन सा चैप्टर तैयार है कोडिंग में? क्या सोचा था नहीं पूछेंगे? कोडिंग का मतलब जैसे ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर क्या है? कोडिंग। सिंदूर एक पूरे एक्शन का नाम है कि सेना ने किस क्रम में कौन कौन से एक्शन लिए हैं। एक एक शब्द को सिंक्रोनाइज किया गया है, संक्षिप्त किया गया, तब सिंदूर आया है। क्लियर? हाँ सर, इसकी जरूरत थी, मस्ती बहुत गड़बड़ हो गई। थैंक यू सर, भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे शाम तक। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, पानी प्लीज भिजवा दे दें। डिसाइफर, डिसाइफर का मतलब कोई डिकोडिंग पढ़ तो पाए। जैसे हमने आपको सिखाया था मेडुअल हिस्ट्री में, क्या सिखाया था? गुल खिले तो सांस लो, सिखाया था ना? दैट इज कोडिंग। और सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन, सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया, हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड इन सल्तनत पीरियड, लिखाया है ना? और तैयार कैसे हुआ है? गुल खिले तो सांस लो। थैंक यू। ठीक है ना? ऐसे ही मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोडिंग सिखाई थी, और इतिहास के इतिहास में सबसे कठिन प्रश्न वहां से आता है। और क्या सिखाया था? सजय सब बौझाना। कब? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति में। राज्यों का क्रम पूछता है कि किस क्रम में भारतीय राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल हुए, और आज तक एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आया ही नहीं। जब भी पूछा इसी कोडिंग से फंसता है। यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, और तुम्हें यूपीएससी चैलेंज कहना चाहिए। फंसा के दिखाओ। तुम्हें यूपीएससी की कोडिंग करनी चाहिए। यूपीएससी किस एक्ट में है? किस एक्ट में यूपीएससी की बात की गई? किस उसमें आर्टिकल में? 315 से 324 तो वो है इलेक्शन कमीशन। तो 315 में क्या लिखा है? ये है प्रॉब्लम, जहां बताते हैं वहीं खड़े रहते हो कि फिर सर आएंगे बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इसकी कोडिंग
कहाँ अपॉइंटमेंट है, कहाँ वर्क है, द लास्ट वर्क ऑफ यूपीएससी क्या है। इससे बाहर एक क्वेश्चन दिखाओ। कुल काम कितने हैं यूपीएससी के? बैठोगे तो 10 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं है यूपीएससी का, और समेटोगे तो एक पेज में आ जाएगा। लेकिन कसम खा रखी है ना, पिएंगे तो छाछ ही, दूध को हाथ ही नहीं लगाएंगे। कौन गरम करे फिर दही जमाए फिर मथे। इससे अच्छा अमूल का लाएंगे 10 रुपए में मस्त नाम रखेंगे मस्ती तो ये तैयार प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दो, ठीक है ना। तो जो भी तुम्हारे सिलेबस में है एक लाइन में तुम्हारे ब्रेन में रहना चाहिए। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? व्हाट इज इंपीरियलिज्म? ये हालत है। पूछ जाओगे कि धक्का दे दें, शीशा है टूट ही जाएगा। बोलो, लिखो अपनी कमजोरी, वीकनेसेस लिखो। यू आर नॉट एबल टू राइट इन अ सिंगल लाइन द definition of any, you are not able to write a definition of any topic which is included in the syllabus। तुम पाठ्यक्रम में शामिल किसी विषय को एक लाइन में व्यक्त नहीं कर सकते हो, तुम्हारा डिफिनीशन कमजोर है। कमजोर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो दूसरी परिभाषा पूछ रहा हूं, बता दोगे तो मान जाऊंगा। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये हालत है। हाँ 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 बोलो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, हम ही कूद जाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जहां मानव का स्थान मशीन ने ले लिया उसे मशीनीकरण, मशीनीकरण का दूसरा नाम औद्योगिकरण। इतना ही तो लाइन था। प्रेशर ले लेते हो। सामंतवाद क्या है? व्हाट इज फ्यूडलिज्म? सब सिलेबस में है। सामंतवाद क्या है? जहां शक्तियां सरकार के कुछ प्रतिनिधियों के हाथ में हो उसे सामंतवाद कहते हैं। वेयर पावर इज श्रिंकिंग इन द लिमिटेड people of the government authorities or entities, that is known as a feudalism। नौकरशाही किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ये आलम है। क्या नहीं तैयार है? सिलेबस। और अगर सिलेबस तैयार है तो क्या नहीं तैयार है? डिफिनीशन। क्लियर? तो पहला काम क्या करोगे? डिफिनीशन। जितने तुम्हारे वाद हैं, इजम, सबकी डिफिनीशन कितने लाइन में? पूछने पे बताओगे कि कूद जाओगे? कूदोगे नहीं, मुझे भी धक्का नहीं दोगे। चलो ठीक है, एक तो डिफिनीशन तैयार करोगे। प्रॉमिस किया आप लोगों ने, पक्का ना? पिंकी प्रॉमिस? चलो ठीक है। दूसरा कौन सा प्रॉमिस? ब्लू गधा प्रॉमिस है वो। फिर है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? अलाइनिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइमलाइंस। हमने बताया था ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद करती है। और डेट डालना हमने कब से शुरू किया? जब अलेक्जेंडर आया था, ठीक है ना। इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या नहीं है इसमें? एग्जाम्पल्स। क्या भर दें? एग्जाम्पल्स। क्या कंप्लीट हो जाएगा? नोट्स। देख लिया ना। कौन पहली बार लिपियों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसप। किसकी पढ़ा? अशोक की पढ़ा। कौन सी नहीं पढ़ी गई? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। क्लियर ना? ऐसे कनेक्ट करना है, और जब कनेक्ट करते जाएंगे काम हो जाएगा। क्लियर? चैलेंजेस क्या हैं? गरीब आदमी अपना इतिहास लिखता है। कितने लोग इस क्लास में हैं जो डायरी लिखते हैं? लिखते हो? क्या लिखते हो? अपना इतिहास। रुको पूछेंगे। राजकुमारी आई? अभी मिली ही नहीं, अभी घोड़े बैठे हो। ओके
तुम्हारा निर्मल खत्री लिखते हो? डायरी नहीं लिखते? क्यों, पैदा हुए हो? कुछ उद्देश्य है जीवन में क्या? हाँ, एग्जाम 10वीं का? अच्छा, यूपीएससी क्लियर करना है, ओके। क्यों करोगे? क्यों क्लियर करोगे? कुछ सोचा होगा ना, करेंगे तो फिर एक अच्छी सी शादी होगी, तब उसको आई लव यू बोलेंगे। ये कुछ सोचा है कि वही आके बोलेगी? शर्म लग रही है। नहीं सोचा, शादी नहीं करोगे? वो तो पहले नंबर पे। दहेज लोगे? ये चुप्पा है, पक्का लेगा ये? बोल नहीं रहा है। चलो, तुम क्यों नहीं लिखती बिटिया? क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका। इंग्लिश मीडियम या हिंदी? हिंदी मीडियम। तो डायरी वायरी लिखती हो? क्यों? आईएएस बन के क्या करना है आपको? क्यों बनना है आईएएस? कहाँ से हो आप? किस जगह से? अच्छा, कैथल हरियाणा। ओ माय गॉड, कैथल तो बहुत फेमस प्लेस है, रजिया सुल्तान उधर मारी गई थी। ओके, तो तुम रजिया से इंस्पायर्ड हो, यहाँ आई हो, तो क्यों आईएएस बनना है आपको? बन के क्या करोगे बेटा? कुछ उम्मीदें लेके आई हो ना, तो क्या करोगी आईएएस बन के? पहला सुधार किधर करोगी? सारे पुरुषों को उड़ा दोगी? तो क्या सोच के आई हो कि क्या करोगी? आईएएस बनोगी तो पहला काम क्या करोगी? कुछ सोचा नहीं? आईएएस बन जाओगी बस लड्डू बटेगा चारों तरफ, हाँ? कुछ सुधार तो सोचा होगा? बोला करो, क्लास में झिझक नहीं होनी चाहिए, बोलो क्या सुधार करना चाहोगी? घर में कोई आईएएस है तो पहली आईएएस बनोगी? तो आईएएस बन करके कुछ प्रेरणा वेरणा दोगी किसी को, महिलाओं का जीवन सुधारोगी, कि कहोगी बस अकेली महिला कैथल से, नो महिला इसके बाद? महिलाओं के लिए प्रेरणा बनना है तो सुधार करोगी कुछ एजुकेशन सेक्टर में? चलो ठीक है, तो डायरी लिखना शुरू कर दो बेटा, कि आज हमने इतनी स्टडी की, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और यही तुम्हारी हिस्ट्री राइटिंग में कह रहा है कि कमियां क्या है, चैलेंजेस क्या है। आम आदमी अपना इतिहास नहीं लिखता है, जबकि मोदी सोने से पहले क्या लिखता है कि कौन सा टास्क अधूरा रह गया। कनिष्क कटारिया फर्स्ट रैंक कहता था, मैं अगर फिल्म देखने चला जाता था, क्योंकि उसने भी वही गलती की थी जो तुम लोग कर रहे हो। गर्लफ्रेंड थी, लेकिन गर्लफ्रेंड उसकी समझदार थी, वो जापान चली गई, और वो कहीं मैं आऊंगी ही तब जो तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे। नो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। लेकिन अगर कभी 6 महीने 7 महीने में वो आती थी तो ये फिल्म देखने चला जाता था, और जब फिल्म देखने जाता था तो क्या करता था? 4 घंटे चले गए, बर्बाद हुए पिज्जा विज्जा खाने में। 4 से 5 घंटे अगर गया तो उसके स्टडी टाइम से गया ना। अच्छा, उस समय हम स्टडी ओरिएंटेड बात भी तो नहीं करेंगे। कितने दिन बाद मिले हैं तो पूछे पानीपत पहली लड़ाई बताओ। तो तलवार वलवार लेके न जाए पिक्चर देखने, वहीं शुरू हो जाए। इसका मतलब स्केप फ्रॉम द स्टडी करना पड़ता है। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये रहती थी, तो अपनी डायरी में लिखता था कि आई हैव लास्ट टुडे 5 आवर्स ड्यू टू व्हाट, आवर पर्सनल प्रपंच। अपने व्यक्तिगत कारणों से मैंने अपने जीवन के 5 घंटे खत्म कर दिए। अगले दिन के टास्क में अगर 8 घंटे का शेड्यूल है तो इंक्रीज करके अगले 2 दिन में वो 2.5-2.5 घंटे बढ़ा लेता था। तो 8 घंटे की स्टडी वो 10.5 घंटे कर लेता था, और जैसे ही उसका शेड्यूल पूरा हो जाता था फिर 8 घंटे पे आ जाता था। डायरी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? करेक्शन, अपने जीवन शैली में, अपने अनुशासन में, अपने टास्क में। इसलिए गरीबों का काम है वो डायरी नहीं लिखते हैं। तो आज से क्या शुरू कर देंगे? डायरी मेंटेन। और डायरी मेंटेन में सब लिखें कि आज मैंने उसे देखा, मुझे अच्छी लगी, कल से नहीं देखूंगा। अगर देखूंगा तो पूछ लूंगा कि मैडम मैं भी अच्छा लगता हूँ कि नहीं। अगर वो मना कर दे तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद फिर पूछूंगा, मैडम कोई बदलाव आया? क्लियर? मिशन में कभी फेल मत हो। अगर कोई लड़की तुम्हें अच्छी लग रही है तो रिजर्व रख लो, उसका रजिस्ट्री करा लो अपना।
पैनामाबाद में कराना, ठीक है ना? जाके बता दो अपने दिल की बात, है ना? कोई बात नहीं, देख रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि अभी मैं फेल्योर में टॉपर हूँ, मेरा न तो प्री निकलता है न मेंस, कुछ तैयार नहीं, लेकिन हम पार करेंगे इस दरिया को। इंतजार करना, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। इस टाइप का कुछ वादा कर लेना तुम, ठीक है? वो अगर तुम्हें ठुकरा देती है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंसेंट बहुत जरूरी है, ये लड़कियों के लिए भी है। तुम्हें जो अच्छा लगता है उसे 1 साल के लिए पोस्टपोन करो बस, और पोस्टपोन करने के साल भर के अंदर अपने रिजल्ट को किसी तरह से गेन करने का रास्ता तैयार करो। और तैयार क्या है? यही रास्ता है। अब चैलेंजेस ये हैं कि आम आदमी अपना लिखता ही नहीं है कुछ, ये सबसे बड़ी चुनौती इतिहास लेखन की। दूसरी चुनौती क्या है? नेचुरल डिग्रेडेशन। पता चला मानव गरीब आदमी लिख लिया, बाढ़ आई, डायरी बह गई, फिर है ना चुनौती, डिग्रेडेशन, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया, घर गिर गया, कहाँ सुरक्षित रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो मेमोरी में, या फिर से सारा लिखें? नहीं, द डे व्हेन आई हैव लॉस्ट माय डायरी, फ्रॉम देन वी हैव स्टार्टेड न्यू डायरी। क्लियर? हमें छोड़ना नहीं है, क्यों? हम गरीब नहीं हैं, गरीब मरेंगे भी नहीं। ओके, आज से राजा की हैबिट डालेंगे, क्योंकि राजा ने क्या किया? इतिहास लिखा है। ये इतनी बात तो समझाई गई है ना? तो ये समझाने की पूरी रिवार्डेड क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्स लाइफ, फार्मर्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड आर्टिस्ट। इतने लोगों का इतिहास बचाया जा सकता है। हम कलाकारी सीखते हैं ना, क्यों हमें अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है? अमिताभ बच्चन से पहले दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, ये सब हीरो हुआ करते थे। तो राजेश खन्ना क्या कहता है? जितनी भी चीजें हैं वो अनवरत चलती नहीं रहेंगी, दौर बदलता रहता है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और। ठीक है ना? इसलिए इतिहास लिखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सोशल इवेल्युएशन, कस्टम्स एंड माइग्रेशंस, ये हमको ये चीज समझने में मदद करती है। हमें समाज को समझने में मदद आता है कि समाज में क्या अच्छा लगता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने क्या दिया? सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है, जैसे बंगाल में लड़कियों को क्या बोलते हैं? खोखी। उत्तर प्रदेश से एक आदमी गया तो वो खोखने लगा, तो लड़की जाके पापा से बोली, पापा जो बुढ़ा आया है मुझे देख के खोखता है। तो लड़की के पापा आए, कहे खोखी आती है तो खोखता है? कहे हाँ। कहा खोखी आएगा तो खोखेगा? कहा हाँ। वही बुलाया 4 लोग, लगा मारने। जब खूब मारा गया तो पूछा, भैया ये लोग हमें मार काहे रहे थे? कहे तुमने खोखी को देख करके खोखा? कहा खोखी थोड़ी आती है, खोखी आती है तब खोखता हूँ। कहा यहाँ लड़की खोखी बोलते हैं। उसने पूछा होगा खोखी आती है तो खोखता है, तुमने कहा होगा हाँ। कहा हाँ। ये है लैंग्वेज डिफरेंसेस। क्लियर? ये कैसे आएगी? राइटिंग से। क्लियर ना? ये हमें सोसाइटी समझने में मदद करती है, कस्टम समझने में मदद करती है, और माइग्रेशन, कौन लोग कैसे कहाँ से जाके बसे, इसमें मदद करती है। तो जिसे भी महान बनना है, एक काम कॉमन है उसमें, डायरी राइटिंग। क्लियर? आज से एक किताब अलग से लिख लेना, और उसमें पूरा लिखना दिन भर का ब्यौरा, कि आज मैं इतने बजे गई क्लास, इतने बजे होनी थी, इतने बजे नहीं हुई, कारण ये हैं, इनकी वजह से मेरा इतना घंटा गया, मैंने उसका यूटिलाइजेशन किया, रिवीजन ऑफ द नोट्स, रिवीजन ऑफ द स्टडी मटेरियल्स। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ये नहीं कि कल कोई एसपी सर को घेर लो, क्यों मेट्रो लेट हुई। ठीक, मुझे दोष मत देना, उस टाइम का क्या करना है उपयोग। क्लियर ना? एकदम फंडा क्लियर कर लो। चलो।